अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत हो। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम, अखंडता का प्रतीक, गर्भ अवस्था, द परफेक्ट फीटल डेवलपमेंट। मेरा धर्म इम्पेकेबल विजडम, मेरा अनमोल आविष्कार दिव्यंक, द डिवाइन डिजाइन ऑफ नेचर, जिसके साथ कुदरत के हर चीजें बनी हुई हैं। इम्पेकेबल विजडम ही रोशनी है, अखंड विद्याश्रम विजडम ही एम्पावरिंग है। इससे के आधार पे ही हम अखंडता को समझ सकते हैं, कुदरत की खूबसूरत चीजों को समझ सकते हैं और कुदरत के साथ जुड़कर हम कुदरत का एक हिस्सा बन सकते हैं, जिसके लिए इंसान को या मनुष्य को बनाया गया है। लोक पालन। मेरा धर्म पितृदिन भी है, जिसका मतलब कि हम जो भी पैदा हुए हैं, हमारे दादा परदादा माता पिता इन सब लीनी से है। तो शादी कर धर्म का विवाह करके धर्म से बच्चे पैदा करके एक लड़का एक लड़की और उन्हें योग्य बनाकर दुनिया के लिए अच्छा बनाना और इंसान अच्छी चले, ये भी हर इंसान का एक धर्म है। मैं मानता हूं शादी और बच्चे ना हो तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अब हम जब गर्भ अवस्था की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले चीज जो मेरे मन में आती है वो लिविंग सेल है। वो कुदरत के सेल जो अंदर डिवाइड होते हैं, जो इसमें से नई भूमिका निकलती है। अगर देखा जाए तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं, अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखें इसके 3 हिस्से हैं, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो 21 हिस्से हैं। जब फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन आती है तो 22/21 मैथड, ये चीज को मैंने डिटेल से पहले ही समझाया हुआ है। और रिव्यू के तरीके से देखा जाए तो जो भी इंसान कैसे कब बनने वाला है उसका इम्प्रिंट बी डबल हेलिक्स में है, डीएनए में है, और डीएनए दिव्यांक रेशो के आधार से ही बनाया गया है। ये चीज भी मैंने समझाई है। और उसका सारे सारांश न्यूक्लियस में है, जिसके आधार पे बनता है। न्यूक्लियस के अंदर ही बी डबल हेलिक्स डीएनए है, उसमें ही सारी चीजें करके फिर आगे बढ़ने का एक तरीका है। और एक चीज जो मैं मानता हूं, सेंट्रोसोम 2 है बट इकट्ठे रहते हैं, और ये न्यूक्लियस का हिस्सा है, जो न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा है। मैं मानता हूं जो न्यूक्लियस के साथ ही जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के पास ही है, मगर इसका बाहर रहना जरूरी है। मगर मैं इसे भी न्यूक्लियस के साथ ही इंक्लूड करता हूं, इसलिए 7 + 7 + 7 हो जाते हैं, जिसे एक आधार समझकर चलना चाहिए। और हर न्यूक्लियस में, डीएनए में और क्रोमोसोम के हिसाब से 22 ऑटोसोम्स हैं, जिसके आधार पे जिस्म बनता है। दोनों पेयर्स में है, दो दो हैं, एक रिसेसिव बन जाता है, एक डोमिनेंट बन जाता है। जो रिसेसिव है वो काम नहीं करता है, जो डोमिनेंट वो काम करता है। ऐसे 22 पेयर्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है। मगर एक्स और वाई दो ऐसी चीजें हैं जो साथ में हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वहां पे 46 क्रोमोसोम्स हैं जो परफेक्ट, और दो 46 हो जाते हैं जो आवश्यक हैं। oogenesis या फीमेल ओवम का बनना एक 10 स्टेजेस में है, जब मैं समझा चुका हूं। जितने भी फॉलिकल्स ओवम बन सकते हैं, उनकी मात्रा पैदा होने से पहले ही नियंत्रित हो जाती है, ये कभी बढ़ती नहीं है। और हर महीने बर्थ के बाद, प्यूबर्टी के बाद उसकी कमी होना शुरू हो जाती है। अब जो परफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मून की चढ़ती और उतरती दिशा पे है। इसके आधार पे मैंने दुनिया को परफेक्ट ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया है। जो भी साइकिल दुनिया में पढ़ाया जाता है उसके 4 हिस्से हैं। पहला ब्लीडिंग 5 दिन की है, उसके बाद प्रोलिफरेशन 8 दिन की है, फिर ओवुलेशन है, उसके बाद सेक्रेटरी फेज 13 दिन की है। उसमें एकमात्र दिव्यांक फ्रीक्वेंसी फिबोनाची सीक्वेंस नजर आता है। 5 और 8
और 13 वो 26 दिन बन जाते हैं। और मेरा मानना है कि परफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 29.5 डेज का होना चाहिए। इसका मतलब कि 3 दिन 5 दिन से पहले का जो मिसिंग इवेंट है उसे दुनिया में क्यों पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसलिए लोगों में कंफ्यूजन है, वो उसको काम नहीं कर पाते हैं। अब मैंने दिखाया है कि फर्स्ट फेज जो 3 दिन पहले शुरू होती है उसमें 10 कोहार्ट्स की मात्रा प्राइमरी फॉलिकल आ जाती है। उसके साथ ही उससे पहले हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनता है, फिर कोहार्ट बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ओवरीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी मात्रा शुरू हो जाती है। सातवीं एंडोमेट्रियम में एक नई लेयर शुरू हो जाती है, जिसे हम बेसल लेयर कह सकते हैं, जो पुरानी फंक्शनल लेयर है उसके और इसके बीच में शुरू हो जाती है। यही आगे बनकर फॉलिकुलर फंक्शनल लेयर पूरी बन जाती है। मगर यही एक कारण है कि इसके कारण खून जो माँ का यूट्रस का है वो फंक्शनल लेयर तक नहीं जाने के कारण उसका डिजेनरेशन हो जाता है, तोड़ फोड़ हो जाती है, उससे ही सारे कंप्लेन आते हैं। और जितने भी साइकोसोमेटिक प्री मेंस्ट्रुअल सिम्पटम है वो इसी 3 दिन के दौरान है। और मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट इससे शुरू करे, ब्लीडिंग से ना करे। चाहे इसके लिए सारी दुनिया की किताबें बदलनी पड़े, कर दीजिए, मगर ये जरूरी है, क्योंकि बच्चों को अच्छी चीजें परफेक्ट चीजें ही न सिखानी चाहिए। उसके बाद 5 दिन का है, उसमें जो बढ़ाया गया उसमें कोई अंतर नहीं है। उसके बाद 8 दिन का है, उसके बाद ओवुलेशन है, 3, 5 और 8 16 दिन प्लस ओवुलेशन 16.5। तो बाकी जो 13 दिन रह जाते हैं वो दो हिस्से में है। पहले 8 दिन कॉर्पस ल्यूटियम के हैं और बाकी कॉर्पस अल्बिकम के हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम सिर्फ 8 इसलिए है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है 8 दिन के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम पीरियड के दौरान वो एंडोमेट्रियम जब फंक्शनल लेयर में जाके इम्प्लांट हो जाना चाहिए, उसमें रख जाना चाहिए। इसका मतलब प्रेगनेंसी हो चुकी है, जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है, डिविजन होना शुरू हो गया है। अब कुदरत से क्या है कि अब कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे ही कंटिन्यू करेगा और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत तक प्लेसेंटा बन जाता है और प्लेसेंटा टेक्स ओवर द फंक्शंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये भी एक खूबसूरती है। उसके बाद अंत अगर फर्टिलाइजेशन ना होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा, सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाएंगे, हाइपोथैलेमस जीएनएस नहीं देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं देगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा और हर चीज में डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। उसके 5 दिन के बाद नई फेज शुरू हो जाएगी और उसके 3 दिन के बाद नई ब्लीडिंग फेज भी हो जाएगी। ये जानना भी हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि हमें इम्पेकेबल विजडम चाहिए, जिसमें अखंडता हो, जिसमें कोई खराबी ना हो। तो आगे चलते हैं कि हर फॉलिकल में ओवुलेशन से पहले उसका साइज 21 मिलीमीटर से 22 मिलीमीटर तक हो जाना चाहिए। अगर हम इन चीजों को ध्यान करके लड़कियों को और माताओं को परफेक्ट खाना पीना सेहत पर ध्यान में रखें तो उन्हें किसी किस्म की कोई दुविधा नहीं रहेगी। और सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, जिसके आधार पे ही वो भी अच्छी रहेंगी, उनके बच्चे भी अच्छे रहेंगे, दुनिया भी अच्छी रहेगी। हमें सिर्फ बच्चे इसलिए पैदा नहीं करने हैं कि बढ़िया बढ़ाना है, हमें अच्छे इंसान बनाना है ताकि दुनिया में वो लोक पालन के तरीके से दुनिया का कल्याण कर सके। और मैं मानता हूँ एक लड़का एक लड़की ही आइडियल है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। जो स्पर्म बनता है जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जिसे आप देख सकते हैं। अब जो मैंने oogenesis में ओवम की फॉर्मेशन में बताया था वही चीज यहाँ पे भी होती है। यहाँ भी 10 स्टेजेस हैं, वही डिवाइन ड्रामा है। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच ही रिलीज करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ही बनाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल में जाकर टेस्टोस्टेरोन बनाती है, जिसके आधार पे आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन का होना जरूरी है। सेंट्रल ब्रेन बढ़िया बन जाता है,
हड्डियां मसल भी स्ट्रांग हो जाते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी आ जाते हैं और काम करने की क्षमता और सोचने की विचारधारा भी अच्छी रहती है। हर ऑर्गन परफेक्टली होगा अगर आप टेस्टोस्टेरोन, शायद इसलिए ही एड्रिनल ग्लैंड की थर्ड लेयर में एंड्रोजन ही बनते हैं। मगर टेस्टोस्टेरोन जब उसकी मात्रा बढ़ जाए तो उसे हम एरोमेटाइजेशन से ईस्ट्रोडायल में बदल सकते हैं। ईस्ट्रोडायल से ही वो ओजस तेजस में बदल जाता है। टेस्टोस्टेरोन ओजस के लिए है, सेहत के लिए है, और तेजस के लिए ईस्ट्रोडायल है। वो एरोमेटाइजेशन हो जाता है। ये भी मैंने चीज समझाई हुई है। अगर संपूर्ण ज्ञान होगा तो हम समझ पाएंगे। और दूसरी तरफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के आधार पे स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं। वो पैक में अगले में आप इसे देखिए कि इसके भी दो बेसिल, एक बेसल है, प्रोलिफरेशन है, और वो जो ब्लड खून जो भी है वो वहां तक ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकता ताकि इसमें प्रोटेक्शन हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। स्पर्मेटोगोनियम में वहां तक बन जाता है। उसे स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटिड, सेकेंडरी सर्मेटिड, राउंड सर्मेटिड, एलोंगेट सर्मेटिड बनते हैं। ये भी उसी तरीके से जैसे oogenesis बनते हैं, इसके भी 10 ही स्टेजेस हैं। अब जब राउंड सेल होता है उसको कैसे एलोंगेट बनता है, इस पिक्चर में मैंने दिखाया है कैसे एक्रोसोमल वेहिकल बनते हैं, वो गोल्गी अपैरेटस से बनते हैं, और वो कैसे फिल्ट्रेशन में और फर्टिलाइजेशन के लिए काम करता है वो आगे हम देखने वाले हैं। और मैंने एक चीज ये भी कहा है कि हर स्टेज पे 10 स्टेजेस हैं, तो हर स्पर्मेटोगोनियम 526 स्पर्म बनाते हैं। इसमें क्या डिवाइन फार्मूला, वही 10 है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 526। ये 10 स्टेजेस ही हैं, ना 9 है ना 11 है। ये भी कुदरत की देन है। ये सारा ज्ञान मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, जिस साइंस में है। आप स्पिरिचुअलिटी और साइंस को एकत्रित करके स्पिरिचुअलिटी साइंस के तरीके से मैं संपूर्णता या अखंडता आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज्ञान संपूर्ण हो। हमें अधूरा गलता ज्ञान नहीं देना है जो अक्सर हम किताबों में पढ़ाते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की बात आती है कि ओवम और स्पर्म कैसे दोनों इकट्ठे होते हैं और जाइगोट बनते हैं। इस दौरान मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं कि जो मियोसिस सेकंड स्टेज जो oogenesis में आती है वो तभी कंप्लीट होगी अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मियोसिस 2 की होती नहीं, उससे पहले ही वो खत्म हो जाता है। अगर स्पर्म आया है तो उसके बाद ही न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस इकट्ठे होने के बाद ही मियोसिस 2 आती है। ये भी एक दुनिया की खूबी है जो इस माध्यम से मैं दिखाना चाहता। अब चलते हैं कि जब ओवुलेशन हुई है उसके इमीडिएटली टाइम पे अगर इंटरकोर्स होता है, संभोग होता है, तो लड़का होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जो स्पर्म जिसमें वाई का मात्रा ज्यादा है वो तेज चलते हैं और एक्स वाले तेज नहीं चलते हैं। वो जाके सबसे पहले अंदर घुस जाएंगे, और उनके घुसने के लिए क्या होता है ये इस पिक्चर में मैंने दिखाया है। आप देख लीजिए कि अगर वाई क्रोमोसोम है, इमीडिएटली अगर जाएगा उसका न्यूक्लियस और एक्स न्यूक्लियस इकट्ठे होकर वो ज़ाइगोट न्यूक्लियस बन जाता है। उसी टाइम पे वो मियोसिस सेकंड हो जाता है। ये भी एक ऐसा ज्ञान है, हमें संपूर्ण ज्ञान देना चाहिए, अधूरा नहीं। अब आगे चलते हैं। ओवम से ओवरी में ओवुलेशन हुई है। 16 दिन के बाद ईस्ट्रोजन का होना जरूरी है, और ईस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों के कारण बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है। इसलिए मैं ह्यूमन साइकिल को भी ईस्टर साइकिल ही कहता हूं, क्योंकि इसमें भी आधी डिग्री बॉडी टेम्परेचर बढ़ रही है। ये संभव नहीं, यही है ईस्ट्रोजन का मतलब ही, ताकि उसमें गर्मी के कारण ओवुलेशन हो सके। जब ओवुलेशन होती है उसके बाद स्पर्म
अंदर के तरफ आके फेलोपियन ट्यूब में ही इनका यूनियन होता है। बाहर होगा तो दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगा तो दोनों का यूनियन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और एक चीज मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ, जाइगोट बनने के बाद जो स्पर्म है डिवीजन लेने से पहले 1.5 दिन के लिए छुट्टी पे रहता है। ये चीज मैंने इसलिए ध्यान से देखी थी क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कुदरत को बनाने के बाद लॉर्ड ब्रह्मा ने 1.5 साल के लिए छुट्टी मारी थी, आराम कर रहे थे, उसके बाद ही आगे का प्रवर्तन शुरू हुआ था। चाहे उसे रोशनी कहें, जो इसमें भी वही रोशनी है, वही गर्मी है, मगर वो स्टेबलाइज होना जरूरी है। ये भी एक ऐसा ज्ञान है, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि यही संपूर्ण ज्ञान है। उसके बाद उसके डिवीजन होना शुरू हो जाते हैं, ब्लास्टुलेट सेल्स बन जाते हैं। ये सारी प्रतिक्रिया 8 दिन में हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। वो 8 दिन में एंडोमेट्रियम में जाकर लग जाता है। ये भी एक खूबसूरत चीज है जिसे वैसे पढ़ाया जाएगा तो लोगों को समझ भी आएगी और आगे ले जाने के लिए उनके लिए अच्छा भी रहेगा। अब इस पिक्चर में मैंने वही दिखाया है, फर्टिलाइज एग है, 1.5 दिन छुट्टी रहती है, उसके बाद 2 सेल्स, 4 सेल्स, 8 सेल्स, 16 सेल्स और ब्लास्टोसिस्ट बनती है। उसके बाद ट्राइलेमिनल लेयर बन जाती है, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, जिससे सारे ऑर्गन्स बनते हैं। उसके बाद भी 4 हफ्ते का फीटस, 8-10 हफ्ते का फीटस तक, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 हफ्ते तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर आ जाता है, उसके दौरान सारे हिस्से एक एक करके संपूर्ण बन जाते हैं। उसके बाद ही आत्मा अंदर जा सकती है। अब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट वीक में सिर्फ 2 सेल ही बनते हैं, उसके बाद उसकी मात्रा बढ़ जाती है और तीसरे हफ्ते में दिमाग का बढ़ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बढ़ना और दिल का बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद आंखें बनती हैं, दिल बनता है, लिम्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आईज बनती हैं, हार्ट बनता है, लिम्स की और मात्रा में मात्रा होना शुरू हो जाती है और 6 हफ्ते में टीथ और ईयर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद पैलेट, एक्सटर्नल जेनिटलिया बनना जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद ब्रेन और जब अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम देखें तो 8 ऐसे हिस्से हैं जो उभर के आते हैं। यही चीज मैंने आयत्रीय उपनिषद में दिखाई थी कि 8 डिविनिटीज हैं। वो 8 डिविनिटीज में जो 5 मेन सेंसेस हैं और जो मन है वो दिल के साथ जुड़ा हुआ है, जनरेटिव ऑर्गन है और अम्बिलिकस है। ये 8 चीजें इसी दौरान में बन जाती हैं। ये भी इत्तेफाक है कि आयत्रीय उपनिषद की खूबी को मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 8 चीजों में उभरते हुए देख पाता हूं। ये भी खुश। उसके बाद ही अम्बिलिकल कार्ड शुरू होती है, जो प्लेसेंटा शुरू होता है, जिसे अपना अपाना प्राणा कहते हैं, जिसके आते ही वो हंगर फूड के लिए जो चीजें पहले ग्लाइकोजन यूट्रस से मिलती थी या ग्लूकोज मिलता था, अब वो मदर से प्लेसेंटा के माध्यम से, जहां पे भी आयत्रीय उपनिषद की जो खूबी है, हजारों साल पहले लिखी हुई किताब के आधार पर मैं मेडिकल साइंस को भी और एक अच्छा रूप देकर दुनिया के सामने पेश कर पा रहा हूँ। ये भी मेरा सौभाग्य है। मुझे खुशी है कि मुझे वेद, उपनिषद, इंडियन स्क्रिप्चर को समझकर और मॉडर्न साइंस के माध्यम से दोनों को एकत्रित करके मैं वो दुनिया को ज्ञान दे रहा हूँ जो आज तक कहीं पे कहीं नहीं था। और यही ज्ञान मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़े ताकि लोगों को अखंडता नजर आए। ये भी एक खूबी है। आप सेमेस्टर में देखें तो जो बच्चे का साइज दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाता है और सेकंड सेमेस्टर के बाद बच्चा फुल स्टेज में आ जाता है। जब वो फुल स्टेज में आ जाता है, उसके सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तभी जाकर आत्मा सर से घुसती है और उसके आधार पे जो डोमिनेंट क्रोमोसोम है और जो रिसेसिव है, उसमें कौन सी खूबी अच्छी है, वो कॉम्बिनेशन बदल सकते हैं। इसके आधार में एक जिसकी आत्मा 22 वीक में अंदर घुस गई है और वो रियलाइज्ड है, तो वो इंसान
का जिस्म, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही संपूर्ण होंगे। आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आप देखेंगे पर उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दिमाग का साइज पहले बढ़ता जा रहा है और 9 महीने में सर नीचे की तरफ आ जाता है ताकि वो डिलीवरी के लिए आसान हो जाए, क्योंकि सर का भार बढ़ने से सर्वाइकल कैनाल को एक्सपेंड होने से डिलीवरी आसान हो जाती है। अब डिलीवरी के दौरान आने से जो साइकिल शुरू होता है वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव सर्कल आ जाता है और मैं दिखाना चाहता हूँ ये पॉजिटिव सर्कल है, इसमें कोई खराबी नहीं है। खराबी इसलिए है कि हमने अपनी सेहत का, जब लड़कियों की सेहत का जब प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दिया। और मुझे खूबी के साथ कहना पड़ता है कि सनातन धर्म के फॉलोअर ने पूरी प्रोसेस जो डिलीवरी की है वो खूबसूरती से दिखाई है, बनाई है और हर प्रतिक्रिया में क्या करना है क्या नहीं करना है दिखाया गया है। उसके आधार में मैंने देखा है कि हमारे दोनों बच्चे परफेक्ट हैं और दोनों संपूर्ण हैं। ये जानने के लिए एंशिएंट इंडियन विजडम को जानना और मॉडर्न साइंस को जानकर दोनों की संपूर्णता से और अखंडता लाकर जो मैंने पाया है पिछले 60 साल में वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके आधार पर जो भी बच्चा बनता है गर्भावस्था में है वो भी 10 महीने का है और 10 महीने के बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है। ये 10 महीने भी एक इत्तेफाक नहीं है, ये भी कुदरत की देन है। वो जानते हैं कि हर चीज 10 स्टेजेस में डेवलप होती है और हर स्टेज मंथली डेवलपमेंट जो है अपने आप में स्पेसिफिक है। और इसमें मैं 2 दिखा पा रहा हूँ जो आज तक मेडिकल साइंस में दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा, वो सब अधूरा ज्ञान दिया हुआ है, अपनी मर्जी से दिया हुआ है। वही चीजें जर्नल्स में है, वही किताबों में है, वही मैगजीन में है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सारी किताबें तो बदल नहीं सकता हूँ, इन वीडियो के आधार पे दुनिया को दिखा दो ये पॉसिबिलिटी है ताकि लोग इसे देखकर अखंडता को लाकर दुनिया के सामने पेश कर पाए। एनीवे, मुझे खुशी है कि मैं संपूर्ण ज्ञान को, अखंडता को दुनिया के सामने पेश कर पा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कुदरत ने ये जानने का, पहचानने को, समझने का मौका दिया है और पुरानी और नई चीजों को संभाल के नया महाग्रंथ बनाने का सौभाग्य मिला है। उसके लिए मैं खुश हूँ। थैंक यू वेरी